आज हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ का ही जो लेक्चर है वो कंटिन्यू करते हैं। पहले हमने पढ़ा था कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सॉल्वेंट क्या होते हैं, और आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, राउल्स लॉ क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे मेथड्स एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को हम किस किस तरीके से, कौन कौन सी टर्म से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये हम पढ़ेंगे। द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस इन मैनी वे। बहुत सारे तरीक़ों से हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कितनी मात्रा है और उसको हम कौन सी यूनिट से डिफाइन कर सकते हैं। ये हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो वेट यानी कि भार ले हम, और दूसरा है वेट और वॉल्यूम ले। तो जैसे हमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेट यूनिट्स। वेट भार मतलब इन विच बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर एक्सप्रेस इन वेट, यानी कि W/W यूनिट। वेट मतलब भार, जो हम भार से उसको डिफाइन करेंगे। अब इसमें सबसे पहले है, सपोज करो हमने दो कंपोनेंट सिस्टम लिया है जिसमें कि दो कंपोनेंट है ए और बी। अब यहाँ पे एन ए और एन बी है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है दोनों के, नंबर ऑफ मोल्स है, और जो वेट है उनका सपोज करो WA और WB है, और VA और VB यहाँ पे क्या है, दोनों के वॉल्यूम से अलग अलग। तो वेट परसेंटेज और परसेंटेज बाई वेट, इसके लिए हम क्या करेंगे, द वेट परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूट ए इन द सॉल्यूशन इज गिवन बाय, कैसे करेंगे, मान लो हमें ए का निकालना है परसेंटेज, तो WA/WA प्लस WB इंटू 100, यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। वेट परसेंटेज क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट यानी किसी भी सॉल्यूट का भार एक 100 ग्राम यानी कि 100 ग्राम सॉल्वेंट में, सॉल्यूशन में जितना उसका भार होगा उसको हम बोलेंगे वेट परसेंटेज वाई। जैसे कि दिस इज़ द वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल लिया हमने 5 ग्राम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड लिया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 5 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड है, किसमें, 95 ग्राम ऑफ वाटर में, क्योंकि हमने दोनों ही भार में लिया है इसलिए। तो यानी कि इट इज़ एक्सप्रेस 5% W/W ऑफ, और या फिर 5 ग्राम सोडियम क्लोराइड इन 100 ग्राम सॉल्यूशन में। दूसरा है मोलिलिटी, जिसे हम स्मॉल m से शो करते हैं, एब्रीविएशन इसका स्मॉल m है। द मोलिलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, यहाँ पे हमने मोलिलिटी और जो वेट बाई परसेंटेज लिया हमने, तो दोनों में हमने भार विधि है ये, तो दोनों में ही हमने भार को लेना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोलिलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि इसमें पर केजी में। जैसे हमें निकालना है, यहाँ पे ए का निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए यानी कि Na अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, वो क्या हो जाएगा, WB इंटू 1000 ग्राम। तो WB इज़ द वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स में आ जाएगा। और Na को फिर आगे हम, ये तो नंबर ऑफ मोल्स है, इसको भी आगे हम कर सकते हैं। जैसे Na हो जाएगा हमारे पास WA/M, M या मॉलिक्यूलर वेट है और W यहाँ पे भार है। तीसरा है मोल फ्रैक्शन, जिसकी बात हम अभी तक करते आए हैं। मोल फ्रैक्शन क्या होगा, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, यानी कि जिस भी कंपोनेंट के लिए अपन मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं उसका नंबर अपॉन जितने भी कंपोनेंट्स उस सॉल्यूशन में है उन सब के नंबर ऑफ मोल्स को प्लस करके उसको डिवाइड कर दे, तो उसके से हमारे पास क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन, वो उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए। जैसे हमने एक्स ए निकाला, यहाँ पे XB इज इक्वल टू NB/NA प्लस NB, और किसी भी सॉल्यूशन में जो टोटल नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन होगा सारे कंपोनेंट्स का, वो होगा 1 के बराबर होगा। जैसे यहाँ हमने यहाँ पे 2 कंपोनेंट सिस्टम लिया था, तो XA प्लस XB इज इक्वल टू हो जाएगा 1। अब दूसरा है वेट और वॉल्यूम यूनिट्स, यानी कि वे भार और अपन जो उसका आयतन है वो यूनिट, W/V। इसमें सबसे पहले आएगा मोलरिटी। अभी पहले हमने पढ़ा था मोलिलिटी, अब ये है मोलरिटी, यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन, यानी कि मोलरिटी इज इक्वल द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट पर लीटर।
यहाँ पे जैसे हमने ए के लिए निकाले मोलरिटी, तो डब्ल्यू ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा, यानी कि एन ए अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो एन नंबर ऑफ मोल्स और मोल्स हो जाएगा कितने ग्राम मतलब उसका भार अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो जैसे इट शुड बी नोटेड द मोलिलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन एंड वेट प्रेजेंट डू नॉट अल्टर विथ टेम्परेचर वाई मोलरिटी वरीज विथ टेम्परेचर। बहुत बड़ा डिफरेंस है कि जो मोलरिटी एक्चुअली में क्या होता है, जो भार यूनिट है वो तो टेम्परेचर से इसलिए अफेक्टेड नहीं होती है क्योंकि वहाँ हम जो है उनके भार मतलब सॉलिड स्टेट की हम बात करते हैं जो हमने ग्राम में लिया है, जबकि यहाँ पे क्या होगा हमने यूनिट हम क्या विलियन के आयतन की बात कर रहे हैं। तो आयतन जो होता है वो टेम्परेचर से अफेक्टेड होता है, जो टेम्परेचर से अफेक्टेड होगा, इसलिए हमने यहाँ पे जो है हम जो मोलरिटी है वो टेम्परेचर से अफेक्टेड होती है, जबकि जो मोलरिटी है वो टेम्परेचर से अफेक्टेड नहीं होती है। अब नॉर्मेलिटी, ये क्या है, नंबर ग्राम इक्वलेंट ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। वहाँ हमने क्या लिया था, मोल लिया था, ग्राम मोल। यहाँ हम लेंगे इक्वलेंट तुल्यांकी भार, यानी ग्राम तुल्यांकी भार ऑफ सॉल्यूट को हम यदि 1 लीटर सॉल्यूशन में डिज़ोल्व सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर दे तो जो हमारे पास कंसनट्रेशन होगी उसको हम बोलेंगे नॉर्मलिटी, जिसे हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डब्ल्यू ए या फिर अपॉन ई ए, क्या है यहाँ पे इक्वलेंट वेट, और इक्वलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन क्षारकता या अम्लता। तो अगर उसको हम डिवाइड कर दें तो वो हमारे पास इक्वलेंट वेट के बराबर आ जाएगा, और यदि एम में हमारे पास वॉल्यूम है तो उसको हम 1000 से इंटू कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला वेट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। जैसे कि हमने 10.35 ग्राम ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये हमने एग्जांपल दे रखा है, ये हमने इसका ग्राम फार्मूला वेट है 207। इट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, तो इट इज़ हो जाएगा 10.35/207, है ना। तो ग्राम इक्वलेंट फार्मूला इसका निकाल लेंगे तो उससे डिवाइड करने पर हमारे पास ये जो फॉर्मेलिटी आ जाएगी। अब वॉल्यूम परसेंट, परसेंट क्या है, वॉल्यूम परसेंट ऑफ कंपोनेंट ए इन द सॉल्यूशन इज गिवन बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ ए। तो मान लो हमने दो जो सॉल्यूशन को हमने मिक्स किया तो हमें ए का परसेंट निकालना है, तो जैसे वी ए क्या है और वी ए और प्लस वी बी क्या है, इसको इंटू करके 100 से इंटू कर दो तो हमारे पास उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का परसेंटेज आ जाएगा। पीपीएम इसको बोलेंगे पार्ट्स पर मिलियन। इफ़ द सॉल्यूशन आर वेरी डाइल्यूट, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट अगर सॉल्यूशन है तो हम उसमें पीपीएम ही निकालते हैं। द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 10⁻⁶ पार्ट्स 1 मिलियन ऑफ द सॉल्यूशन इज़ नॉन एज पीपीएम। तो बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम पीपीएम ही निकालते हैं। और एक होता है पीपीबी पार्ट्स पर बिलियन, तो इसमें हम 10⁹ जैसे पार्ट्स पर मिलियन में हम 10⁻⁶ में निकालते हैं नंबर पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट को, इसी तरीके से हम इसमें बिलियन में निकालते हैं। तो ये है कंसंट्रेशन निकालने के टर्म्स है। फिर एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट। According to the Arrhenius, the dissociation of univalent electrolyte, univalent electrolyte मतलब जिसमें कि दोनों की कैटायन और एनायन दोनों की वैलेंसी कितनी हो, प्लस में हो प्लस माइनस हो। जैसे हमने एग्जांपल ले रखा है ए बी गिव्स टू ए प्लस और बी माइनस। यदि हम इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, के विल बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस अपॉन ए बी। एज लो ऑफ मास एक्शन, लो ऑफ मास एक्शन, ये हमने के निकाल लिया है। हम कंसंट्रेशन को सी ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो सी ए प्लस इंटू सी ए माइनस अपॉन सी बी माइनस अपॉन सी ए बी। दिस हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द वैल्यू ऑफ के इज़ नॉट कॉन्स्टेंट, इट वरीज विद द चेंज इन कंसंट्रेशन, इट इज़ ड्यू टू द इंटर आयनिक फोर्स। हमें पता है जब हम किसी भी मान लो दो कंपोनेंट हमने सिस्टम में यहाँ लिया ए और बी का, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें इंटर आयनिक फोर्सेज तो होंगे सही, जिसके कारण से जो आयंस के बीच में अभी जो कंसंट्रेशन उनकी इलेक्ट्रोलाइट में जो एक्चुअल कंसंट्रेशन होगी वो उससे कम
मतलब जो होनी चाहिए कंसंट्रेशन उससे कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो आयंस होते हैं इंडिपेंडेंटली मूव कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पास जो दूसरे आयंस से वो घिरे हुए हैं, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस पर लगेगा। तो द फ्रैक्शन ऑफ द आयंस विच आर एब्सोल्यूट फ्री टू कैरी आयन इज कॉल्ड इफेक्टिव आयंस। तो जो जो हमें पता है इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसमें आयंस जो होते हैं वो करंट को कैरी करते हैं। तो जो फ्री टू कैरी आयंस इज कॉल्ड द इफेक्टिव आयंस। द फ्रैक्शन ऑफ आयंस विच आर एब्सोल्यूट फ्री टू कैरी आयन is called effective ions. Effective concentration of electrolyte is less than its concentration. The term gives the concentration of effective ions. The concentration terms in equation 10 can be replaced by activity. इसलिए हम जो कंसंट्रेशन टर्म को, चूँकि जो एक्चुअल कंसंट्रेशन होती है वो उसकी जो कंसंट्रेशन है उससे कम आती है, क्योंकि जो आयंस होते हैं वो एक दूसरे का अट्रैक्शन फोर्स से बंधे हुए रहते हैं, तो इसलिए उनकी एक्चुअल कंसंट्रेशन कम आती है। इसलिए हम सी की जगह यहाँ पे एक्टिविटी जो टर्म है वो काम में लेते हैं। तो देखो हमने स्मॉल ए से इसको रिप्लेस कर दिया है। तो यानी कि जो एक्टिविटी और कंसंट्रेशन ऑफ द आयन, ए तो क्या है यहाँ पे एक्टिविटी है जो उसकी एक्चुअल कंसंट्रेशन है, और सी क्या है जो कंसंट्रेशन है उसकी थ्योरेटिकली। तो यदि इसको हम मोल फ्रैक्शन से इंटू कर दें एफ से, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? हमारी एक्चुअल कंसंट्रेशन के बराबर आ जाएगा। और ये मोल फ्रैक्शन जो की वैल्यू होती है फ्रैक्शन है, मतलब एक से कम होती है, तो ये ए इसको यदि हम सी से इंटू कर देंगे तो ये एफ ए के बराबर हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं एक्टिविटी कोफिशिएंट, हम इसको बोलते हैं। जैसे हमने यूनियो वैलेंट आयन के लिए लिया तो उसके लिए हमने ये निकाला है, कैलकुलेट करके बताया है।